दोस्तों, आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कभी हुआ ही नहीं। जी हां, गुजरात में कभी दंगे हुए ही नहीं। और तो और मुसलमान इसलिए कमजोर नहीं है क्योंकि लगातार वो कई चीजों को लेकर वंचित रहा, पढ़ाई लिखाई तमाम चीजों में, बल्कि मुसलमान खुद इस बात के लिए जिम्मेदार है। मैंने कहा था ना, आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, अब आने वाली पीढ़ियां यही सब पढ़ने वाली हैं। ना उन्हें बाबरी विध्वंस के बारे में पता होगा, ना उन्हें गुजरात के दंगों के बारे में पता होगा। और मुसलमानों के लिए खास तौर पर एक नया उदाहरण तय किया गया है कि वो इसलिए हाशिए पर चले गए क्योंकि वो खुद ही सामाजिक और आर्थिक तौर पर चीज कमजोर हो गए। यानी सरकार ने उनका हक नहीं मारा, वो वंचित नहीं है, उनके साथ कुछ गलत नहीं होता। ये नया एक फरमान जारी हुआ है। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने वाले बच्चे अब यही सब चीजें देखेंगे और सुनेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। ये बात लगातार आपने कई किताबों में पढ़ी होगी कि जब जब किसी ने भी शासन किया और राजा के मुताबिक ही इतिहास रचा जाता था, लिखा जाता था। आजादी के बाद से लेकर अब तक कई इतिहास की किताबों पर अलग अलग मुद्दे, अलग अलग घटनाएं हमने पढ़ी। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने हिसाब से इतिहास को रचा और गढ़ा था। यह आरोप लगा कि राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन देखिए, जो आरोप वो कांग्रेस पर लगाया करते थे, अब वही काम वो डंके की चोट पर कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में से आने वाली पीढ़ी न बाबरी मस्जिद के विध्वंस को पढ़ पाए, न गुजरात में हुए दंगों को पढ़ पाए, इसीलिए इन दोनों ही चैप्टर्स को हटा लिया है। खबर पढ़ लीजिए, बीबीसी की न्यूज है। एनसीईआरटी की किताब से बाबरी विध्वंस, गुजरात दंगे का संदर्भ हटाया गया। प्रेस रिव्यू है ये। इसमें बताया गया, एक अंग्रेजी अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब में बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई संदर्भ हटा दिए। फिर आप कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। देख लीजिए, मैं ये नहीं कहता इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, यह आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि अगर अच्छा है तो गर्व करेंगे और कुछ गलत भी हुआ है तो उससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन जब जब हाकिम के दामन पर दाग लगने वाली बात हुई है, तब तक ये यही करते रहे। अपने हिस्से के तमाम उन संदर्भों को हटा देना चाहते हैं, या यूं कहें दफन कर देना चाहते हैं, जिसमें खुद विलेन के तौर पर थे। गुजरात दंगों के बारे में आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ियां कभी पढ़ नहीं पाएंगी क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में से ये चैप्टर हटा ही लिया गया है। पाठ्यक्रम में किया गया ये बदलाव इस शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। बीते कुछ सालों से एनसीईआरटी ने सिलेबस में कई बदलाव किए। इन बदलावों को एनसीईआरटी ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। आप जाकर तो चेक भी कर सकते हैं। इसमें आगे लिखा गया है, देखिए, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, जिसमें भारत के लगभग 30,000 स्कूल जुड़े हुए हैं। 30,000 स्कूल। अब आप अंदाजा लगाइए 30,000 स्कूलों में कितने लाखों बच्चे पढ़ते होंगे। और वो 12वीं क्लास में आए हैं, यानी कि मतलब कि साल 2 साल बाद, या हो सकता है इस वक्त इस उम्र में हो कि वो वोट कास्ट करने भी जाए। यानी जब वो वोट कास्ट करेंगे तो एनसीईआरटी की किताबों में जो पढ़ा है उस आधार पर वोट कास्ट करेंगे। सोचिए ना कैसे माइंड वॉश किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें जरूरी है या नहीं है। मैं ये कहता हूं जब तमाम राजनीति विज्ञान की बात होगी, इतिहास की बात होगी, तो ये सारी चीजें पढ़ाने से गुरेज किसे हो सकती है, किसे दिक्कत हो सकती है कि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे गुजरात के 2002 के दंगों के बारे में ना जाने। क्या है ऐसा गुजरात के 2002 दंगों में? कौन कौन जुड़े रहे, कौन कौन एक्सपोज हुए थे, किन किन पर आरोप लगे, ये क्यों जानकारी नहीं होनी चाहिए हमारी पीढ़ी को? ये बताइए, किसको दिक्कत हो सकती है कि गुजरात के 2002 के दंगे के बारे में अगर उन्होंने पढ़ लिया, किसे दिक्कत हो सकती है? समझाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, पहले मैं इसको बता देता हूं। अखबार के मुताबिक चैप्टर 8 में भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम से अयोध्या विध्वंस का संदर्भ हटा दिया गया है।
खबर में लिखा गया है कि राजनीतिक मोबिलाइजेशन के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस की लेगेसी क्या है, इसे बदलकर राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है लिख दिया है। इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस की लेगेसी को हटा दिया गया है। बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था उसकी जानकारी, आंदोलन की जानकारी राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत तक उसे समेट कर रखा गया है। सिर्फ ये पढ़ा जाएगा कि राम मंदिर कैसे बना था, किसकी सरकार में बना था, किसकी सरकार थी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, किसने उसका भूमि पूजन किया, किसने उसका शिलान्यास किया, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन सवाल मेरा यह है कि एनसीईआरटी अपनी किताबों में यह पढ़ाएगी कि जब उसका शिलान्यास किया जा रहा था तब इसी देश के हमारी सनातन परंपरा से जुड़े हुए सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया था। क्या यह पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा, यह बात भी क्लियर करनी होगी, क्योंकि आने वाली नस्लें सब देखें ना कि कैसे हमारी सनातन परंपरा से खेलने की कोशिश की गई। ये भी पढ़ना चाहिए। जब आप मुसलमानों के लिए इस सब तमाम चीजें कर सकते हैं तो हिंदुओं के लिए तो स्पष्ट बात पता होनी चाहिए ना। नहीं, इससे राजा के दामन पर दाग लग सकता है, साख पर पट्टा लग सकता है, इसलिए आने वाली पीढ़ियों को यह बताया ही नहीं जाएगा। आगे पढ़िए जो लिखा हुआ है इसमें। पहले पैराग्राफ में लिखा था, कई घटनाओं के नतीजे के रूप में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विध्वंस ढांचा यानी जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है वो गिराया गया। यह घटना देश की राजनीति में कई बदलावों की शुरुआत का प्रतीक बनी और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को लेकर बहस तेज हुई। इसी के साथ देश में बीजेपी का उदय हुआ और हिंदुत्व की राजनीति तेज हुई। यह पहले पढ़ाया जाता था, अब यह पैराग्राफ बदल दिया गया है और नया पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने कई राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। सुनिए, पढ़िएगा मैंने क्या क्या कहा है। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले 9 नवंबर 2019 को घोषित किए बाद इन बदलावों का नतीजा यह हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब बच्चे जब जाकर देखेंगे 9 नवंबर 2019 केंद्र की सत्ता में कौन बैठा था, मतलब अपने हिसाब से आप कहते थे ना कांग्रेस ने गढ़ा है, ये क्या आप अपने हिसाब से नहीं गढ़ रहे हैं। आगे मैं पढ़कर बताता हूं, एक और है इसी से जुड़ा हुआ मसला कि क्या किया गया है। अब देखिए गुजरात दंगों को लेकर क्या कुछ कहा गया है, पढ़िए। लिखा है, पहले इस पैराग्राफ में लिखा था कि आपने इस पेज पर न्यूज कोलाज में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संदर्भ देखा। यह संदर्भ मानवाधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष को दर्शाते हैं। कई क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए। उदाहरण के लिए गुजरात दंगे को पब्लिक नोटिस में लाया गया, लेकिन इसे बदल दिया गया और क्या कहा, देश भर में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों को पब्लिक नोटिस में लाया गया है। न्यूज कोलाज में इसका एक कंटेंट हटा दिया गया है। एक ऐसी घटना का जिक्र करता है जो 20 साल पुरानी और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हल हो गई। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं, ये पढ़िए, चैप्टर 5 में लिखा है 2011 है, ये खासकर मुसलमानों के लिए। अब तक लिखा हुआ था और बच्चे पढ़ते थे कि 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम भारत की आबादी का 14.2% थी और आज भारत में अन्य समुदायों की तुलना में वो हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। क्यों? बताया गया था इसमें कि ये लोग सालों से सामाजिक आर्थिक विकास के लाभों से वंचित हैं, लेकिन इसे बदलकर क्या किया, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम भारत की आबादी का 14.2% है। वो सामाजिक आर्थिक विकास में तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं और इसलिए उन्हें हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। जिम्मेदार कौन है? खुद मुसलमान है। सरकार उन पर प्यार लुटाती है। सबने देखा है किस तरीके से कोई घटना घटती है, उनके घर दुकान मकान तोड़ दिए जाते हैं। और यकीन मानिए, आपका बना बनाया आशियाना तोड़ दिया है, आपकी रोजी रोटी का जो जरिया दुकान तोड़ दी जाए, तो आप तो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे ना। लेकिन किसी भी तरीके से सरकार नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ी ये समझे और जाने कि अपने ही मुल्क में रहने वाले अपने ही लोगों से कितनी नफरत वो किया करते थे। नमस्कार।